लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा में हुए कार्यक्रम की, जहां उन्होंने युवाओं से संवाद किया। बातचीत शुरू करने से पहले ही राहुल ने स्पष्ट कर दिया कि इस मंच पर किसी किस्म की सियासी चर्चा नहीं होगी। राहुल ने सभागार में मौजूद युवाओं से अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान छात्रों से हुई बातचीत के अनुभव साझा किए। उन्होंने एक छात्रा आकांक्षा का जिक्र किया, जिसने नीट पेपर लीक होने के बाद खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद शुरू हुआ संवाद का सिलसिला। युवाओं ने अपनी बात रखी, व्यथा कही, तो राहुल ने इसे व्यवस्था की खामी के तौर पर स्वीकार किया। विद्यार्थियों ने माना कि आज जिस तरह की स्पर्धा है, उसमें सिलेक्शन का प्रतिशत 0.1% से भी कम है। राहुल ने इसे शर्मनाक बताया। आइए सुनते हैं संवाद के कुछ अंश। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड है, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी। ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। इससे पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया, वो पार्टी युवाओं को गुमराह नहीं कर सकती। केंद्र सरकार खुद भ्रमित है, इसलिए घबराकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की सोच सकारात्मक है और उनका उद्देश्य देश के युवाओं की समस्याओं को सामने लाना है। आज छात्र और युवा वर्ग परेशान है। राहुल गांधी चाहते हैं कि देश के सामने युवाओं की वास्तविक स्थिति और उनकी परेशानियों की सच्चाई रखी जाए। नहीं, जबकि राहुल गांधी की सोच सकारात्मक है। वो चाहते हैं देश के युवाओं को जो आज स्थिति हो रही, पीड़ा हो रही है, डिमोरलाइज हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। 9 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। आज हुआ है दिल्ली के अंदर, उस समेत कल हुआ था राजस्थान के अंदर। तो राहुल गांधी की तो इच्छा है कि वो पूरे देश में माहौल बनाए कि भाई सच्चाई बताएं लोगों को। एक तो दूसरा साथ में ये भी होता है डेमोक्रेसी के अंदर, अगर वो बोलते हैं तो इसका मतलब है कि छात्रों को लगे हमारी कोई पैरवी नेता प्रतिपक्ष कर रहा है, तो डिप्रेशन में जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उन लोगों का, आत्महत्या रुकेगी, देश को फायदा होगा। ये इतने संवेदनशील लोग हैं कि इनको पता ही नहीं कि भाई तुम्हारी सरकार है और अगर हम ये काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। नीट परीक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कोटा में मौजूदगी के बीच उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि शिक्षा का जो सिस्टम है और जो जांच का सिस्टम है, उसे सुधारना पड़ेगा। की जरूरत छात्रों को सही बात, जो एजुकेशन का जो सिस्टम है और ये जो पूरा सिस्टम है एग्जाम का, इसमें कई कुछ हैं जिनको सुधारना। नीट री एग्जाम और पेपर लीक विवाद को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देश के नौजवानों की एक नहीं बल्कि 2 परीक्षाएं हो रही हैं। पहली परीक्षा एग्जाम सेंटर में होती है, जिसके पेपर लीक हो जाते हैं, और दूसरी उनके धैर्य, सब्र और हौसले की होती है। सरकार बार बार छात्रों पर पेपर लीक और अनिश्चितता का बोझ थोप रही है। युवा अपनी मेहनत के बावजूद लगातार मानसिक दबाव झेल रहे हैं। में आत्महत्याएं जो नौजवानों ने की वो 8,400 थी, वो बढ़कर 2024 में 14,488 हो गई।
कोई भी सरकार, जब सरकार में पार्टी आती है, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार, वो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि वो आत्महत्या के आंकड़ों को कम करे। किसान आत्महत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि हमारे नौजवानों की आत्महत्या का आंकड़ा किसानों से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। यही कारण है कि 24 से कम की उम्र की डिप्रेशन के केसेस 75% है। 75% लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, अवसाद का शिकार हैं, वो 24 से कम उम्र के। टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें नीट यूजी री एग्जाम से पहले ऐप पर अस्थायी रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक सरकार के निर्देश पर टेलीग्राम पर यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। साथ ही ऐप के मैसेज एडिटिंग फीचर को भी 30 जून तक बंद कर दिया गया है। टेलीग्राम के सीईओ ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे भारत के 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स प्रभावित हुए हैं, जबकि असली दोषियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कदम से पेपर लीक जैसी गतिविधियां नहीं रुकेंगी, बल्कि लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में बगावत की अटकलें आखिरकार सच साबित हो गईं। पार्टी के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी सौंपकर खुद को अलग गुट बताते हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की जानकारी दी। इन बागी सांसदों में संजय देशमुख, दीना पाटिल, नागेश पाटिल अष्टीकर, ओमराजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वागचौरे और संजय जाधव के नाम शामिल हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बागी सांसदों को बेईमान करार दिया। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी नेताओं को गाली तक दे डाली। गौरतलब है कि पिछले 4 साल में शिवसेना में ये दूसरी बड़ी टूट मानी जा रही है। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी बगावत के बाद उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई थी। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बागी सांसदों पर संजय राउत के रवैये का बचाव करते हुए कहा कि राउत की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने अपना नाम और चुनाव चिन्ह के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। पार्टी को कमजोर करने की एक और कोशिश की जा रही है। बागियों की तुलना सांपों से करते हुए उन्होंने भाजपा को चेताया कि कल ये उसे भी डसेंगे। इन सब के बीच यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर विपक्षी दलों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले भी कई राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को अपने साथ मिला चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी सपा के कई विधायक, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि जो लोग डर, लालच या स्वार्थ में पार्टी छोड़ते हैं, वे संघर्ष नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता के धर्मतला में फेरी वालों के समर्थन में निकाले गए विरोध मार्च में शामिल हुई, जहां बड़ी संख्या में फेरी वालों और टीएमसी समर्थकों ने मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने कहा कि फेरी वालों की आजीविका की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और उनकी रोजी रोटी पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे कारोबारियों और फेरी वालों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि वे शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में देश का कुल रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये पिछले वर्ष के 1.54 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15.6% अधिक है। वहीं वर्ष 2020-21 के मुकाबले रक्षा उत्पादन में 110% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक कुल उत्पादन में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी 76% रही, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान बढ़कर 24% पहुंच गया। निजी कंपनियों ने करीब 42,000 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन किया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में ये वृद्धि देश की रणनीतिक ताकत को और मजबूत करेगी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।